नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगी के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उन नंबर्स पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत हम कर सकें। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और जो आज का हमारा विषय है वो चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़ा है। क्या है चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़े कानूनी प्रावधान, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप भी चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़े या फिर किसी और मुद्दे से जुड़े सवाल आप हमें कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। और चिकित्सकीय लापरवाही होने पर क्या कानूनी प्रावधान पीड़ित के पास रह जाते हैं, किस तरीके से आपको एक्शन लेना चाहिए, और उसके अलावा अगर आप किसी और समस्या से ग्रसित हैं, कोई और कानूनी अड़चन आपके सामने आ रही है तो तमाम सवाल आप हमसे रख सकते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर शैलेंद्र बब्बर, जो कि बेहतर तरीके से आपकी हर समस्या में बेहतर सहायता आप तक पहुंचाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूंगा कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की हम बात करते हैं तो कानूनी प्रावधान के कानून के मुताबिक मेडिकल नेग्लिजेंस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, किस तरीके की लापरवाही को मेडिकल नेग्लिजेंस के तहत रखकर उसके कानूनी प्रावधानों के तहत काम किया जा सकता है? देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस को हम ब्रॉडली जी दो हिस्सों में बांटेंगे, ग्रॉस एंड माइनर। अगर किसी भी समस्या से कोई माइनर नुकसान पहुंचा है शारीरिक तौर पे तो उसको एक माइनर मेडिकल नेग्लिजेंस गिना जाएगा, लेकिन और उसके लिए कंपनसेशन या सिविल रॉन्ग या सिविल रेमेडी प्रोवाइडेड है। लेकिन अगर कहीं ग्रॉस नेग्लिजेंस है जिसके अंदर अगर हम ये देखें कि किसी की डेथ या इस तरीके की कोई बात हो जाती है, देन इट इज ट्रीटेड एज अ ग्रॉस नेग्लिजेंस। उसमें कंपनसेशन के साथ साथ क्रिमिनल लॉ भी इसके अंदर एप्लीकेबल होता है और नेग्लिजेंस के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है जी। और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जी, इसमें सर सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी दो चीजें हम सुनते हैं, तो मेडिकल नेग्लिजेंस के तहत सिविल लायबिलिटी कब होती है और क्रिमिनल लायबिलिटी कब होती है? देखिए, सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी यही एक बड़ी देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस। जी, जिसे हम ग्रॉस और माइनर नेग्लिजेंस की बात करते हैं। जी। अब सपोज जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में दो लैंडमार्क केसेस आए। एक जो इनिशियली फुल बेंच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि ग्रॉस एंड माइनर नेग्लिजेंस क्या होती है। दैट इज अ केस ऑफ डॉक्टर जेकब एंड वेयरएज जो लेटेस्ट केस आया वो मार्टिन डिसूजा, एफ डिसूजा, डॉक्टर डिसूजा का आया, जिसके अंदर ये स्पेसिफिकली तय किया गया कि डॉक्टर्स को भी साथ के साथ हैरेस नहीं होना चाहिए। माने एक बैलेंस क्रिएट किया गया बिटवीन जिसके खिलाफ रॉन्ग हुआ है और जिसने रॉन्ग किया है जी। तो इस तरीके की बात दोनों केसेस में कही गई। हाँ। पहले वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी नेग्लिजेंस को जज करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो नेग्लिजेंस किस कैटेगरी में आता है जी। अगर वो माइनर कैटेगरी के अंदर है तो उसके लिए एक सिविल लायबिलिटी ही अप्रोप्रिएट है जी। लेकिन अगर वो ग्रॉस नेग्लिजेंस है जी। और जिसके कारण कोई एक सीरियस
डेथ या किसी परमानेंट इम्पेयरमेंट या कोई एक परमानेंट लॉस ऑफ लिम्ब की बात होती है, तो वहां पर ग्रॉस नेग्लिजेंस के अंदर सिविल लायबिलिटी के साथ साथ जी। हमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी, क्रिमिनल प्रोविजंस भी इन्वोक कर सकते हैं। जी, ठीक है सर। ये बात भी हम सुनते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत हुए मेडिकल नेग्लिजेंस आता है, तो सबसे पहले क्या ये भी डिफाइन करने की जरूरत रहेगी इस चीज में कि जो पीड़ित है वो कंज्यूमर रहा है कि नहीं रहा है? देखिए, पीड़ित कंज्यूमर तो होगा ही। अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर हुई हैं और उसको वो उसका उपभोक्ता है, तो वो कंज्यूमर तो पीड़ित रहेगा ही। माने पीड़ित जो है वो कंज्यूमर तो रहेगा ही। एट द सेम टाइम माने अब जो लेटेस्ट लॉ ऑफ लैंड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि पीड़ित की कंप्लेंट के ऊपर नोटिस करने से पहले, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट्स हैं जहां पर कंपनसेशन का दावा गया है, वो उससे पहले उस कंप्लेंट को किसी एक कमेटी या किसी एक डॉक्टर, एक प्रोफेशनल को रेफर करेगा, उसकी रिपोर्ट ले लेगा और उस रिपोर्ट के बाद ही उस कंप्लेंट के ऊपर नोटिस किया जाएगा। रादर नोटिस करने से पहले ये एक ये प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज करना कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है सर, जहां तक मेरी समझ कहती है कि अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस होती है तो उससे पहले की उसके बाद की दोनों की कंडीशन को आपस में कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए डॉक्टर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है डॉक्टर को कि जब भी मरीज उनके पास आता है, उनका हर तरीके के चेकअप लेकर, हर टेस्ट लेकर। कई दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि जो बड़े अस्पताल होते हैं या फिर जो बहुत बिजी डॉक्टर्स होते हैं, वो अक्सर डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट जो है मिस कर जाते हैं। तो क्या यहाँ पर भी हमारा अधिकार बनता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो? अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है किसी मामले में और मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाता है, तब क्या प्रावधान रहेगा? देखिए, जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, किसी भी अस्पताल में या किसी भी नर्सिंग होम में या किसी भी डॉक्टर के पास एक एटिक्विटी, देयर आर रेगुलेशंस जो इंडियन मेडिकल काउंसिल, होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल और सभी तरीके के स्ट्रीम के डॉक्टर्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। उसमें डॉक्टर्स को एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। चाहे अगर हम हॉस्पिटल का इंसिडेंट लें, तो हॉस्पिटल में जहां भी दाखिल होगा मरीज, तो नर्सिंग स्टेशन होता है, नर्सिंग नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। उसी नर्सिंग स्टेशन के पास डॉक्टर्स के नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, जो डे टू डे वाइज उसकी प्रोग्रेस को डिफाइन करते हैं, वो लिखते हैं। और मरीज का ये अधिकार है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वो अवेल कर सके समय समय पर, चाहे आखिरी में चाहे वो पहले। माने ये मरीज का अधिकार है, ये कंज्यूमर का अधिकार है कि डॉक्टर की लिखी हुई हर प्रिस्क्रिप्शन, हर नोट को वो ले सके और उसकी मांग कर सके। जी, ठीक है सर। कंज्यूमर की जो हमने बात की थी शुरुआती तौर पर, हम ये भी देखते हैं कि जो अलग अलग हॉस्पिटल की तरफ से अलग अलग कैंप्स लगाए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कैंप लगाए जाते हैं, जो कि फ्री कैंप्स होते हैं। अगर वहां पर कोई व्यक्ति अपना चेकअप कराने या इलाज कराने गया है, वहां पर कोई लापरवाही होती है, चूंकि वो फ्री कैंप है, तो क्या उसके बावजूद भी वो व्यक्ति कंज्यूमर के अंतर्गत आएगा, उसके डेफिनेशन के अंतर आएगा? देखिए, जहां तक फ्री कैंप्स का सवाल है, माने मनी इज नॉट द कंसिडरेशन, इट इज नॉट अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन पर से। जहां हम प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करते हैं, तो प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर हो रही हैं, उसमें पैसा दिया गया या नहीं दिया गया ये गौण बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या प्रोफेशनल ने वो सर्विसेज रेंडर करी हैं कि नहीं करी हैं, चाहे वो फ्री कैंप था, बट एंड ऑफ द डे एडवाइस हैज बीन गिवन एंड दैट एडवाइस हैज बीन फॉलोड। दैट हैज टू बी सीन, दैट हैज टू बी सीन इन द राइट पर्सपेक्टिव। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि फ्री कैंप्स के अंदर कंज्यूमर इज नॉट अ कंज्यूमर एंड ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है सर, अगर ऐसी कोई डेफिशिएंसी सर्विस अगर होती है और पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक रूप से कुछ नुकसान होता है, तो अब कंप्लेन करने की बारी है, तो कंप्लेन हम कहाँ करें जाकर? पहली शिकायत कहाँ दर्ज किया जाए? सबसे पहली शिकायत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर वो एलोपैथी स्ट्रीम है वहां पर जी, और दूसरी अगर सपोज वो कोई आयुर्वेदिक स्ट्रीम है तो वो आयुर्वेदिक काउंसिल में, होम्योपैथिक स्ट्रीम है तो होम्योपैथिक काउंसिल में। सभी के अंदर प्रावधान है, जो लोकल बॉडीज हैं, जो लोकल स्टेट बॉडीज हैं, वहां पर कंप्लेंट की जा सकती है। दूसरी कंप्लेंट लोकल पुलिस स्टेशन में की जा सकती है अगर हम ग्रॉस नेग्लिजेंस की बात करते हैं जी। और तीसरी कंप्लेंट, माने ये सारी रिप्रेजेंटेशंस देने के बाद अगर कोई एक्शन नहीं होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पर हमें कंपनसेशन लेना है, या फिर हम इन्हीं की कुछ अपीलेट बॉडीज हैं जहां पर सपोज कोई एक्शन ले लिया गया या कोई वो उस कंप्लेंट को डिसाइड कर दिया गया, बट स्टिल दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरीली decided, then you can file an appeal which is provided in the specific act of the specific stream.
ठीक है, लेकिन सर इसका प्रोसीजर क्या रहता है? शिकायत दर्ज करने का क्या कोई प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि उसी फॉर्मेट के तहत आपको शिकायत दर्ज करनी है, या नॉर्मल जाकर वहां पर शिकायत लिखाई जा सकती है? नहीं, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। जो आपके साथ घटा है, जो आपके साथ बीता है, वट एवर यू हैव सफर्ड, यू मस्ट डिस्क्लोज इट इन टोटो। माने शुरू से लेके आखिरी तक आपने क्या क्या आपके साथ हुआ, वही शिकायत का फॉर्मेट हो जाता है। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट डिस्क्राइब नहीं है, बट एज रिगार्ड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है कि इसी फॉर्मेट के अंदर कंप्लेंट जो है जनरली एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, इस वक्त लखनऊ से नित्यानंद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक। जोशी जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं बीएसएफ से रिटायर हुआ हूँ 1990 में जी। तो मैं हेड कांस्टेबल से नॉन कमीशन ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ। 22 साल नौकरी करने के बाद सर मेरे साथ जो जितने भी हम साथ आए उनका सबको ग्रेड पे मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है जी। जब 6 पे कमीशन लागू हुआ था उस टाइम ग्रेड पे मिला सबको, तो मेरे को नहीं मिला। मैं कई बार हमारे फोर्स हेडक्वार्टर में पे अकाउंट ऑफिस में गया हूँ जी, वहाँ वो मेरी कोई नहीं सुन रहा है, और मैं फोर्स हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल को मिलने नहीं दे रहे मेरे को। तो अभी मैं एक दफे आपका ये देखा है प्रोग्राम, तो इसको देख के मेरे को आशा लगी है शायद मेरा आपके द्वारा जो है कुछ हो जाए। ठीक है शैलेंद्र जी, जैसे कि कह रहे हैं नित्यानंद जोशी कि शिकायत करने की कोशिश उन्होंने काफी की है, लेकिन शिकायत सुनी नहीं जा रही है, तो क्या अब इनके पास रास्ता क्या बचता है, कानूनी रास्ता? देखिए, एक आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है जी, जिसके अंदर ये अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, जहां पर जाके अपने इस तरीके के सारे मसले, चाहे वो ग्रेड पे को लेकर है, चाहे वो इंटरनल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर की कोई भी झगड़े हैं, माने उस ट्रिब्यूनल के अंदर रखे जा सकते हैं। वहाँ एक पिटीशन डाली जा सकती है जिसके अंदर आपके माने इनके सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ नित्यानंद जोशी की जो बात शैलेंद्र जी ने आपको बताई है आपके लिए बेहद कामगार साबित होगी। उसके अलावा भी अगर आपको इस तरीके को फॉलो करने में आगे से कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो आप वापस अब तो जुड़ सकते हैं, फोन लाइन हमारी लगातार खुले रहेंगी। सर, कॉम्पनसेशन की जब बात आती है तो कॉम्पनसेशन किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स्ड है या फिर जैसा नुकसान पीड़ित को होता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है? देखिए, अगर हम कंपनसेशन की बात करते हैं, अभी कोई इस तरीके का क्राइटेरिया फिक्स्ड माने 1/2 करके ऐसा कोई फॉर्मूला डिसाइडेड नहीं है। लेकिन अगर हम देखें MACT जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है, जहां पर डेथ या इस तरीके की लॉस ऑफ लिम और इस तरीके की कंप्लेंट्स जाती हैं, तो वहां पर कुछ फॉर्मूलाज डिस्क्राइब किए गए हैं, उनको हम बोरो कर सकते हैं और उन फॉर्मूलेज के बेसिस के ऊपर हम कंपनसेशन को क्लेम कर सकते हैं, अपने कंपनसेशन को क्वांटिफाई कर सकते हैं। बट बहुत जरूरी ये है कि हमें अपने कंपनसेशन को क्वांटिफाई करना जरूरी है। अगर हम क्वांटिफाई नहीं करते, दैट इज ऑल्सो वन रॉन्ग थिंग विच वी आर डूइंग। बट एंड ऑफ द डे उस क्वांटिफाई करने में, सपोज देयर इज अ लॉस ऑफ हियरिंग एड और मैं एक म्यूजिशियन हूं और हियरिंग एड ही माने कान का नुकसान मुझे हो जाता है किसी गलत दवाई की एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, तो मेरा जो सारा खर्चा है, जो मेरा आय का साधन है, वो मेरी म्यूजिक ही है और कान से ही रिलेटेड ये सारा मामला था। तो एंड ऑफ द डे मेरी कंपनसेशन हायर हो सकती है अगर मेरा इस तरीके का प्रोफेशन है। अगर सपोज मुझे आंख से कुछ बहुत ज्यादा काम करना है और मेरा आय का साधन ही वही है और एक आईज की लॉस के कारण मेरे साथ ऐसा हो जाता है, तो इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं वो ऐड करते हैं, वो ऐड करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी कंपनसेशन को डिफाइन करें और क्वांटिफाई करें। ठीक है, इस वक्त सर हरियाणा से प्रमोद हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। अब तक प्रमोद, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? प्रमोद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सर, मैं प्रमोद कुमार बोल रहा हूँ कैसल से, हरियाणा से। जी प्रमोद, अपनी बात रखिए आप। सर, मैं यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा स्कूल और शिक्षा परियोजना परिषद के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे ज्वाइन किया था मैंने। यहाँ पे जी एक एलए ज्वाइन किया था मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जी। तो मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले थे, अब पिछले साल 3 साल हो चुके हैं तकरीबन कंप्लीट। तो इन्होंने अब क्या किया, 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो हमें ना तो एक्सटेंड करके दिया, और ये चल रही थी बात भी आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा या आप नॉर्मली अपने जॉब जारी रखें,
किंतु जब 1 साल कंप्लीट हो गया हमारा, फिर उन्होंने ना तो हमें कोई कंपनसेशन दी, ना कोई पे दी, और हमें लेटर इश्यू कर दिया गया है कि आप 31 जून के, जो ये जून गई है अभी, 31 जून के बाद ये आपने स्कूल में अटेंडेंस नहीं देनी है जी। और हम उसके बाद 2 महीने हो गए घर बैठे हैं, ना तो ये सरकार कुछ कर रही है, और इसमें हमारे 1 साल का तो ये पे भी रुकी हुई है, और पिछला जो हमारा ईपीएफ वगैरह बनता है वो भी सारा रुका हुआ है। ठीक है, और अब सरकार तो बिल्कुल आपकी बात में समझ रहा हूँ। इसके लिए बेहतर ये होगा कि जो अग्रीमेंट आपके और इसके जो साइन किया गया था, जब आपने ज्वाइन किया था 3 साल पहले, उस अग्रीमेंट की कॉपी हमारे देखनी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती थी कि वहां पर क्या क्या नियम और शर्तें रखी गई थी कि जिस वक्त आपको ज्वाइन कराया गया था। बाकी शरद जी, आपके पास में आऊंगा कि क्या समाधान निकल सकता है इनकी समस्या का। मैंने इस तरीके की समस्या, जी, जैसे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, ऐसे ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है जी। ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपनी समस्या को लेके जा सकते हैं और वहां पर ये क्लेम कर सकते हैं कि 3 साल से ये नौकरी कर रहे हैं और इनकी नौकरी की बहाली की जाए। अगर आर्बिट्रेरी मैनर से, किसी इलीगल मैनर से इनको रिमूव किया जा रहा है, दो द रिक्वायरमेंट इज देयर, तो शायद इनको इनकी समस्या का कुछ हल इनको मिल सकता है। जी, ठीक बात है सर। बाकी इस वक्त धन्नालाल हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। धन्नालाल जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपके साथ हम लोग कर सकते हैं? क्या? जी सर, अपनी बात रखिए आप। जी, तो धन्नालाल, आपका नंबर हमें पहुंच चुका है। इंडिया लीगल सर्विस फाउंडेशन की टीम आपको जल्द कॉल करेगी, आपकी समस्या सुनकर आप तक बेहतर सहायता हमारी तरफ से जरूर पहुंचाई जाएगी। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोग मेडिकल नेग्लिजेंस को प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा आपकी हुई है तो वहां पर किस स्टेप में जाकर गड़बड़ हुई है, तो इसके लिए क्या स्पेशल कोई कमेटी असाइन होती है? देखिए, ये बेहद टेक्निकल मैटर है। अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि एक डॉक्टर की गलत एडवाइस के कारण मुझे ये नुकसान हुआ है, तो हमें ये देखना है टेक्निकली कि जो एडवाइस के कारण मुझे मेडिसिन एडमिनिस्टर की गई जी, तो क्या उस दवाई का साइड इफेक्ट ये था या इफेक्ट ये था जिसके कारण से ये नुकसान हुआ। सो दिस हैज टू बी असेस्ड इन द लाइट ऑफ अ डॉक्टर्स कमेटी। माने जैसे दिल्ली में भी बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स की गठन किया जाता है, ऐसे हर स्टेट में बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स का गठन किया जाता है। तो पैनल ऑफ डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की उस समय की प्रॉब्लम को लेने के बाद और जो भी एडवाइस दी गई उसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये एडवाइस उस सर्कमस्टांसेस के अंदर परफेक्ट थी या नहीं थी, और ये दवाई का देना वो ठीक भी था या नहीं था। जब तक वो कमेटी या इस तरीके के बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, इसीलिए जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इससे पहले कि किसी भी कंप्लेंट को नोटिस किया जाए, प्राइमा फेसाई ये एनालाइज कर लिया जाए कि उस कंप्लेंट में कितनी टेक्निकली करेक्ट बातें कही गई हैं। बिकॉज पेशेंट माने जनरली ये सोचा जाता है, ये धारणा बनती जा रही है कि प्रोफेशनल ने एडवाइस दी उसके कारण मेरा खराब हो गया, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि माने वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि उस एडवाइस के कारण ही उल्टा हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कोर्ट या कंज्यूमर फोरम ऐसी कमेटी गठित करे, गठित करने के बाद उनके पास ये कंप्लेंट भेजे और वो एनालाइज करके अपनी रिपोर्ट दें और उसके बाद इस मामले में आगे बढ़ा जाए। ठीक है सर। इस वक्त राकेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ हरियाणा से। राकेश, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। राकेश, आपका नंबर अब तक पहुंच चुका है। इंडिया लीगल सर्विस फाउंडेशन टीम जल्द आप तक जुड़ेगी, आप तक कॉल करके आपकी समस्या जानकर हमारी तरफ से सहायता जरूर पहुंचाई जाएगी। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर उससे पहले एक राजस्थान से दुर्गेश दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। दुर्गेश, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जी दुर्गेश, अपनी बात रखिए आप। सर, मैं जानकारी चाहता हूँ, मेरे वसीयतनामा है सन 1989 में बना हुआ है जी। तो सर उसमें क्या वसीयतनामे के आधार पर हमारे नाम पे वो नहीं खोला जा रहा है, नामांतरण नहीं खोल रहा है। वसीयत किसकी, आपके पिताजी की है कि वसीयत आपने लिखी है? वसीयत तो सर मेरे फादर के सिस्टर के नाम की है।
तो आपके पिताजी ने वसीयत में आपकी सिस्टर का नाम लिखा हुआ था? हाँ जी, सर वसीयत किसने की है और किसके नाम की है? मेरे फादर के नाम की थी, मेरे फादर की सिस्टर ने। जी, तो उसमें दिक्कत आ रही है सर। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? नामांतरण नहीं खोल रहे हैं, जमीन तो हमारे कब्जे में ही है, बाकी हम ही वारे हैं उस टाइम से, तो बाकी हमारे पास लेना देना, वो नामांतरण नहीं खुल रहा है। तो क्या और भी कोई और पक्ष भी है जो अपनी दावेदारी ठोक रहा है उस पर? दुर्गेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सर मैं आपके पास आता हूं कि पिताजी के नाम वसीयत थी और पिताजी की बहन ने इनके पिताजी के नाम वसीयत की थी, तो क्या कानूनी तौर पर इनका अधिकार उस पर बनता है जब तक इनके नाम वो वसीयत ना की जाए? देखिए, अभी इनकी समस्या ये है जी कि वसीयत तो नाम हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी इनके नाम म्यूटेट नहीं की जा रही है, जी। जो मैं समझ पाया हूँ। जी म्यूटेशन नहीं हो पा रही है। तो राजस्थान में किसी भी विल को एग्जीक्यूट करने के लिए, माने विल को इफेक्टिव करने के लिए जी एक प्रोबेट केस डालना पड़ता है। कोर्ट में ये प्रोबेट पिटिशन डालें, वहां से कोर्ट से इनको प्रोबेट मिलेगी, उस प्रोबेट को लेके ये रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास जाएं अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड है, और अगर ये अर्बन लैंड है तो अर्बन अथॉरिटीज के पास जाएं, जहां पर जाकर इनको अपनी प्रोबेट जो कोर्ट ने ग्रांट की है उसको प्रेजेंट करें, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनके नाम पर म्यूटेट हो जाएगी। एक रेलेवेंट फैक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो बोत रहे हैं तो ये एक एग्रीकल्चरल लैंड ही होगी। तो एग्रीकल्चरल लैंड की पोजेशन इज अ पैरामाउंट थिंग, वो पोजेशन इनके पास है, ये एक रेलेवेंट फैक्टर है जिसको ये प्लीड करें और मेरे ख्याल से इनको रिलीफ मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ दुर्गेश की जो बातें कही हैं शरण जी ने वो आपके लिए बेहतर काम कर सकते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरण जी आपका भी शो में आने के लिए और बेहतर तरीके से हमें इस मामले में गाइड करने के लिए और जो हमारे दर्शक हैं उनकी समस्या में बेहतर सहायता करने के लिए। इंडियन लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन की कोशिश सिर्फ यही है कि जो भी लोग जिनकी पहुंच से न्याय बहुत दूर है उनको न्याय तक ले जाएं, उनको सही और कारगर न्याय दिलाएं। नमस्कार।